अरे बिटुआ, कैसे हो? कहाँ हाल चाल है? बहुत दिनों बाद दिखे हो बिटुआ। बढ़िया चाचा। आप सुनाइए, कैसे हैं आप? बिल्कुल चुलबुल पांडे स्टाइल में हो गए हैं। अरे कैसे होंगे? देख रहे हो, मेघ लगा हुआ है, वर्षा होने वाली है। हाँ चाचा, मौसम तो बहुत सुहाना है। हाँ 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 हाँ, इनको ये मौसम अच्छा लग रहा है। अरे सुनते हैं बड़का इंजीनियर हो गए हो। चलो बतलाओ तो जरा, ये बिजली काहे कड़कती है? इसके पीछे फिजिक्स है चाचा, फिजिक्स। आए, नहीं समझे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चलिए समझाते हैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और लेकर चलते हैं जेई प्लैनेट की तरफ। चलिए चलिए चलते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हमारी जो मुलाकात है उसमें हम केवल साथ में पढ़ाई नहीं करने वाले, बल्कि हम चुलबुल चाचा को भी चार्ज का चमत्कार दिखाने वाले हैं, है ना? आज हम अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं इस यादगार सीरीज के साथ। तो हमारी हर एक मुलाकात भी यादगार होनी चाहिए, और इसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम ना ही सिर्फ केवल पढ़ाई अच्छे से करेंगे, बल्कि इन लेक्चर्स के बाद दिए गए सवालों को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो आज पहले अपने सफर की शुरुआत करते हुए मैं आपको यह बताऊंगा कि हमारी इस पूरी सीरीज में, इस पूरे 12th क्लास के करिकुलम में हम अपने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी रहने वाली है। ऑलराइट, तो चलिए इससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को हमारा एम 2022 बैच अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च हो रहा है, जिसमें हमारे भन्नाट सर मैथ्स पढ़ाएंगे, हमारे रसायन लीला दिखाने वाले अमित सर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, और हाँ, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। और इस पूरे बैच में हम हमारे 2022 जेई मेंस और एडवांस को टारगेट करने वाले हैं। ठीक है? ये सारे लेक्चर्स जो रहेंगे ये उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी, और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम पे अपना पूरा फोकस रखना चाहते हैं उनके लिए भी। इसके अलावा इन लेक्चर्स को करने से यदि आप केवीपीवाई और ओलंपियाड्स को अपना टारगेट रख के चल रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है? इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो भी मैं इसी दौरान आपके साथ शेयर भी करूंगा। उससे पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि जेई प्लैनेट का ये जो टेलीग्राम लिंक है ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस लिंक का यूज करके आप जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन करना बिल्कुल उस बात से ना चूकें, अभी के अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि लेक्चर नोट्स, डीपीपी प्रॉब्लम्स, उनके डिस्कशन, ये सभी चीजें जो है वो आपको जेई प्लैनेट के टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। ऑलराइट, हमारी ये जो यादगार सीरीज यूट्यूब पे चल रही है, विच इज यू ऑलरेडी नो दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम हमारे प्रैक्टिस सेशन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस या फ्री क्लासेस में करते हैं, इसके अलावा भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक 2 इंडिविजुअल सेपरेट प्रोग्राम्स हैं, जिनमें आप जानते हैं कि अनअकैडमी प्लस में हमें लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है, और आइकॉनिक में हमें पर्सनल गाइडेंस और स्टडी प्लानर जैसी भी और कई बेनिफिट्स मिलती है। ठीक है? तो अगर आप में से कोई चाहे तो इन इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए आप इन प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की क्या फीस स्ट्रक्चर है और उसमें भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 2 तरीके हैं उसके। पहला, अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट यानी यूसैट अपीयर करना, और दूसरा हमारा कोड फिजिक्स माया PHYMAY इसका इस्तेमाल करना। ठीक है? इसके साथ आप प्लस और आइकॉनिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो चलिए, हमारा ये जो 12th क्लास का सिलेबस है, जिस सफर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, उसमें यार हम 10 यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं सेपरेटली, जिसमें यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 3 इज मैग्नेटिक्स, यूनिट 4 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC ऑल्टरनेटिंग करंट, यूनिट 5 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EM वेव्स,
ये पहले 5 यूनिट्स जो हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक 1 में आते हैं, एनसीईआरटी बुक 1, ठीक है। और ये एनसीईआरटी बुक 1 जो है ये पूरी डेडिकेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पोर्शन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें बेसिकली आप चार्ज के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रो टर्म किसके लिए यूज होती है, इलेक्ट्रो टर्म यूज होती है चार्ज के लिए, एंड स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, यानी कि इस पर्टिकुलर यूनिट में हम रुके हुए चार्ज की सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। उसके आसपास की फील्ड कैसी होती है, फील्ड लाइंस कैसी होती है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सारी चर्चा हम पहली वाली यूनिट में करते हैं। इसी तरीके से यदि हमारा चार्ज मूव करने लगे तो चार्ज के मूवमेंट से आता है करंट, है ना, और उस करंट के बारे में हम हमारी यूनिट 2 में बात करने वाले हैं। यूनिट 3 मैग्नेटिक्स होगा, भाई करंट है तो उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न समझना, मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेस के बारे में बात करना, मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ना, ये सभी चीजें जो है हम मैग्नेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। और यदि उस मैग्नेटिक फील्ड को समय के साथ साथ बदल दिया जाए तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये बात भी हमने छोटी क्लासेस में देखी और पढ़ी है। तो उस ईएमएफ के इंडक्शन के बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे, और पैदा होने वाला करंट क्योंकि ऑल्टरनेटिंग फॉर्म का होता है तो हम उसे ऑल्टरनेटिंग करंट के सेक्शन में पढ़ेंगे, है ना, साइकिल समझ रहे हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और उसके बाद यदि वो चार्ज एक्सेलरेट करवा दिया जाए, भाई अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, चार्ज मोशन में होगा तो ये बीच की यूनिट्स हो गई, और अगर उस चार्ज का मोशन बकायदा एक्सेलरेटेड हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, इन दैट केस ईएम वेव्स, वो चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती हैं। अभी मोटे तौर पे हम ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहली बुक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे डेडिकेटेड है यार। दूसरी बुक के बारे में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी बुक 2 जो है उसमें हम बात करते हैं ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की। बुक 2 दिस इज ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। भाई रोशनी के बारे में बात करनी है, लाइट के बारे में बात करनी है, और लाइट के जो रे डायग्राम आप पढ़ते हो यानी उसका जो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट है उसको पढ़ने के साथ साथ लाइट का वेव बिहेवियर भी समझना है, ठीक है। सो ये सारी बातें हम ऑप्टिक्स में करने वाले हैं, प्लस मॉडर्न फिजिक्स। भाई मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न फिजिक्स भी मॉडर्न है ना। तो इसमें क्या है, हम मॉडर्न वर्ल्ड में जो एटॉमिक इंटरप्रिटेशन है, एटम्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूक्लिया क्या होते हैं, न्यूक्लियस कैसा होता है, सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इन मॉडर्न वर्ल्ड हाउ डू वी कम्युनिकेट, राइट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सारी बातें जो है हमें मॉडर्न फिजिक्स में करनी होती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हम 12th क्लास के अपने सिलेबस को काफी ज्यादा सिस्टमैटिक वे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी ये जो मुलाकात है इसमें हम शुरू करने वाले हैं हमारा यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑलराइट। और इतना ही नहीं, सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ ही आगे चलना है, और हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसके बारे में भी बात करते हैं यार। स्टेप 1 ये रहेगा कि हमें सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट थ्योरी कवर करनी है, सारे थ्योरी के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, बेसिक लेवल से लेके अप टू द बेस्ट सभी चीजों को कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद स्टेप 2 रहेगा यार, लेक्चर के साथ साथ ना हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, लेक्चर के साथ या लेक्चर नोट्स के साथ अटैच करके आपको कुछ उस लेक्चर पर बेस्ड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आपको अटेम्प्ट करना है और उसके बाद उनका डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 क्या रहेगा, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कशंस मिलेंगे। ये बहुत रेयर है भाई, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे एनसीईआरटी डिस्कशन का मतलब है कि एनसीईआरटी के A to Z एग्जाम्पल भी करने हैं, एक्सरसाइज भी करनी है और एडिशनल एक्सरसाइज भी करनी है। तो अगर आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम है तो यार 100 on 100 की ही एक्सपेक्टेशन रखिएगा, क्योंकि मेहनत भी वैसी ही है, स्टाइल भी वैसा ही रहना चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप नीट या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
तो भी यार एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी की और एनसीईआरटी की थ्योरी को अपना बेस मानकर आगे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। जब चैप्टर्स ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे तो PYQs हम पूरे डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कॉम्पिटिटिव के भी। ठीक है ना। उसके बाद एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा सभी टॉपिक्स पे कमांड करने का एक थंब रूल रहेगा वो ये रहेगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम सैंपल पेपर डेज, लाइव मॉक पेपर्स भी सॉल्व करेंगे और डेज डेडिकेट कर देंगे कि यार इस दिन तो हमें क्या करना है, इस दिन तो हमें सैंपल पेपर ही डिस्कस करने हैं, मॉक पेपर्स लाइव लगाने हैं। ठीक है, तो हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आप उसके जवाब देंगे। ऑलराइट, नाउ सो पहले यूनिट के साथ शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पूरे सिलेबस को हमने 10 यूनिट में तो डिवाइड किया है, मगर चैप्टर्स के बात करें तो वो 15 चैप्टर्स में है, जिसमें से पहली यूनिट में जो है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, मैंने इसे हाईलाइट किया है। ये आज हमारी मुलाकात जो है वो इस टॉपिक को लेकर हो रही है। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का ही पार्ट 2 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 है, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे यार, हम बात करने वाले हैं चार्ज की। चार्ज की बात करने का मतलब है कि हमें ओरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है। चार्ज कैसे ओरिजिन, चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ, कहानी क्या है इसके पीछे की, वो पूरी कहानी सुनेंगे। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या हैं ये बात करने वाले हैं हम, और चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनके बारे में बात करेंगे, और यूनिट्स क्या क्या होते हैं चार्ज के इनके बारे में बात करेंगे। तो ये सभी एस्पेक्ट्स जो है हमें चार्ज को लेकर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा सेकेंड पार्ट, दैट विल बी टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। बचपन से आप जानते हैं कि दो प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं, एक कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर। दो प्रकार के सब्सटेंसेस इस आधार पे होते हैं कि भाई उनमें से करंट फ्लो कर सकता है या नहीं। तो मोटे तौर पे आप क्या बोलते हैं कि यार सब्सटेंसेस या तो कंडक्टर होंगे या फिर इंसुलेटर्स होंगे। लेकिन अब की बार हम एक नए प्रकार के सब्सटेंसेस के बारे में भी बात करेंगे, दोज आर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। तो आपके पास जो सब्सटेंसेस रहेंगे वो तीन टाइप के होंगे, कंडक्टर्स, डाइइलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर्स। दीज विल बी कंडक्टर्स, डाइइलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये यूं तो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, लेकिन इसके बारे में भी जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि टॉपिक तो हम कंप्लीट रीड आउट कर रहे हैं सर, थ्योरी हमने पढ़ ली है, मगर सवाल नहीं बन पा रहे हैं। तो किस तरीके के सवाल आज से पहले आते थे, किस तरीके के सवाल आजकल आया करते हैं, और किन तरीके के सवालों की आगे आने की भी संभावना है, ये तीनों टाइप के मॉडल्स हम हर टॉपिक से रिलेटेड कवर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। जिस तरीके से कूलम नाम सुना है ना, क्या होता है कूलम, भाई ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम भी होती है ना। जिस तरीके से मासेस के बीच का, दो मासेस हैं, दो पॉइंट मासेस हैं या दो कॉन्टिन्यूअस मासेस हैं, दो मासेस के बीच का जो फोर्स है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पे हम निकालना जानते हैं, Gm1m2/r²। वो एक छोटा सा फॉर्मूला जो न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दिया। ठीक इसी प्रकार से दो चार्जेस भी तो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, या तो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, है ना। उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के बारे में भी अगर हमें कमेंट करना है तो हम कूलम्स लॉ में करते हैं, कूलम्स लॉ प्लस साथ में इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, फ्री बॉडी डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फोर्स ही तो है सर, कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो मिलता है। तो वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। फ्री बॉडी डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, इंटीग्रेशन बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है
है ना। और अगर आप में से किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि उसकी बेसिक मैथ्स यानी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, इन सब चीज़ों से हमें फिजिक्स में समस्या हो रही हो, तो आपके लिए बताना चाहूँगा कि जेई प्लैनेट के ही चैनल पे आपको बेसिक मैथ्स वन शॉट वीडियो 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगी, जो आपकी जितनी भी मैथ्स फिजिक्स में आगे यूज होने वाली है उनको सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करा देगी, रिव्यू करवा देगी, तो उसको देखना भी ना भूले। ठीक है, सो हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे एंड इवेंचुअली हम लिमिटेशंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमैटिक चलेंगे, ठीक इसी स्टाइल में जैसे हमने डिसाइड किया है। ठीक है, तो आपको भी ये सीक्वेंस फॉलो करना है और मैं आपके लिए हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ये ब्लूप्रिंट बताऊंगा जरूर कि कैसे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे होगा क्या, पूरी पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम से थोड़े दिन पहले आप अपनी रिवीजन के लिए अपनी नोटबुक उठाएंगे तो आपको ये पूरी की पूरी चेकलिस्ट देखने को मिलेगी यार। एक टॉपिक पढ़ा, सामने टिक मार दिया कि भाई ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अगला पढ़ा उसको करेक्ट कर दिया, अगला पढ़ा उसके सामने टिक लगा दिया। तो इस तरीके से आप चेकलिस्ट के माध्यम से अपने पूरे के पूरे टॉपिक्स को सिस्टमैटिक वे में रिव्यू कर पाएंगे। ठीक है ना, कम समय में ज्यादा एफिशिएंसी आती है यार ऐसे। ठीक है, इसके अलावा हम फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपने आप में एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे किसी मास के आसपास के रीजन जहां उसके द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके किसी दूसरे मास के द्वारा, है ना। मैं एक मास हूं, मेरे आसपास का रीजन जहां मेरे द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल इफेक्ट किसी दूसरे मास के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सके, मेरे आसपास की वो रीजन मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगी। उस ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मैं सोर्स मास हूं क्योंकि मेरी वजह से ही वो फील्ड है, और मेरी फील्ड में आकर जो मास मेरे द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा है वो टेस्ट मास कहलाएगा। वो टेस्ट मास कहलाएगा, टेस्ट कर रहा है। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ के आधार पे अगर मेरे द्वारा किसी मास पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसके द्वारा मुझ पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा। यानी यदि उस टेस्ट मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए लगा है क्योंकि वो मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड में आया है, ठीक इसी प्रकार से मुझ पर भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स तब लगेगा जब मैं उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में आया हूं। यानी कि अगर कोई मास मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ रहा है तो नेचुरली मैं भी उस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ रहा हूं। यानी आज तक जो आप देखते थे कि मासेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, आज के बाद आप इसे ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि मासेस के द्वारा लगने वाली ये ग्रेविटेशनल फील्ड्स फील्ड टू फील्ड इंटरैक्शन होती है। मासेस के इंटरैक्शन से समझे या मासेस के द्वारा क्रिएट होने वाले इस प्रकार के फील्ड के इंटरैक्शन से समझे, बात एक ही है। ठीक इसी तरीके से यदि आई एम एन चार्ज ऑब्जेक्ट और मेरे आसपास के रीजन जहां मेरे द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसी दूसरे चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा तो मेरे आसपास का वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। और मेरे आसपास का रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रहा है उसका कारण क्योंकि मैं हूं तो मैं सोर्स चार्ज कहलाऊंगा। और जो दूसरा चार्ज उस जगह में आकर मेरे द्वारा लगाई गई फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है वो दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज कहलाएगा क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है। लेकिन सर न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक फिर से क्या बोलेंगे भाई, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब यदि मैंने उस चार्ज पर, सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स लगाया, चाहे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, उस टेस्ट चार्ज ने भी मुझे सोर्स चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाया होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। इसका मतलब मैं भी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आया हूंगा। बात कुछ कुछ समझ में आई। मासेस के बीच का इंटरैक्शन बात करें या उनके द्वारा क्रिएटेड ग्रेविटेशनल फील्ड्स का, एक ही बात है।
चार्जेस के बीच के इंटरैक्शन को हम समझेंगे कूलम्स लॉ में, लेकिन उनके द्वारा एग्जर्ट होने वाली फील्ड के इंटरैक्शन में भी आप बात कर सकते हैं, फील्ड के इंटरैक्शन की टर्म्स में बात कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसे ही आगे आने वाले यूनिट में मैग्नेटिक्स में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एक मैग्नेट के आसपास के रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा, दूसरे मैग्नेट के आसपास के रीजन को दूसरी वाली मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। तो दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच के इंटरैक्शन के बारे में बात करें या उनके आसपास के रीजन में जो फील्ड क्रिएट हो रही है उनके इंटरैक्शन के बारे में बात करें, बात एक ही है। इंटरप्रिटेशन दो प्रकार के हैं, इसीलिए हमें मैग्नेटिक फोर्स के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ना होगा। अभी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही में जिस तरीके से मैग्नेट के आसपास, बार मैग्नेट के आसपास आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है ना, ठीक इसी प्रकार से चार्ज के आसपास हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस इनकी प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न, प्रॉपर्टीज भी एंड साथ में पैटर्न भी। ठीक है जी, तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक तरीका तो हो गया कि कूलम्स लॉ के आधार पर ही हम बात कर ले, और दूसरा तरीका है इस चैप्टर की जान कह सकते हो उसको, दैट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप जेई के बारे में बात करें या नीट के बारे में, गॉस थ्योरम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट अगर जो बड़ी बड़ी डेरिवेशंस बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली इन चैप्टर्स से आती है, पर्टिकुलरली इस वाले चैप्टर से जो आती है, वो गॉस थ्योरम पर ही बेस्ड होने वाली है। ठीक है, सो गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमें डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, हमें उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा एग्जर्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने यहां पे एक पॉइंट चार्ज या किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा एग्जर्ट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं कि भाई ये हो गया हमारा चैप्टर का ब्लूप्रिंट की कैसे हम पूरी चैप्टर को स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं? चार्ज की, उसके ओरिजिन की, उसके टाइप्स की, प्रॉपर्टीज की और यूनिट्स की। तो भाई चार्ज, बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम में ही पूरी कहानी छुपी है बॉस। आप ये कहेंगे कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो, जिस तरीके से कार्डियक एक टर्म होती है रिलेटेड टू हार्ट, थर्मल टर्म इज रिलेटेड टू हीट, हाइड्रो टर्म इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रो टर्म इज रिलेटेड टू चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो आप कहेंगे चार्ज यदि रेस्ट पर हो, चार्ज यदि रेस्ट पर हो तो उससे एसोसिएटेड जो कुछ भी चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है, उस चार्ज का किसी दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्शन होता है, या उस चार्ज की फील्ड का किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के साथ इंटरैक्शन होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, इंटरैक्शन एनर्जी होती है। इन सभी चीजों के बारे में जो डिस्कशन है वो हमारा पहले वाले यूनिट में है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो अगर हम यहां टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के साथ एक चीज और जोड़ने की कोशिश करें तो हम जोड़ सकते हैं यहां पे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हम यहीं पर बीच में जोड़ सकते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज करने के कितने तरीके होते हैं? चार्ज करने के कितने तरीके होते हैं? तो एक बॉडी को चार्ज करने के मेजरली, एक बॉडी को चार्ज करने के मेजरली 3 तरीके होते हैं, जिनमें से पहला होता है बाय रबिंग। बाय रबिंग, और रबिंग से बॉडीज को चार्ज करना कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और दूसरा होता है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन। और तीसरा होता है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन। तो रबिंग के द्वारा
कंडक्शन के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा। ये 3 अलग अलग प्रकार के मेथड्स होते हैं जिनसे आप किसी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या रबिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और इसके बेसिक एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा देखते हैं। जैसे जब एरोप्लेन चल रहा होता है हवा में, एरोप्लेन उड़ रहा होता है इनफैक्ट हवा में, तो हवा में इतनी तेजी से, इतनी ज्यादा स्पीड से उड़ने के दौरान एयर फ्रिक्शन के कारण एरोप्लेन के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। एरोप्लेन की बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है उसके उड़ान के दौरान। फिर जब होती है लैंडिंग एरोप्लेन की, तो एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं उनको स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है ताकि उसकी लैंडिंग के दौरान जो भी चार्ज एयरप्लेन की बॉडी पे एक्यूमुलेट हुआ है वो टायर्स के जरिए लैंडिंग के दौरान क्या हो जाए, ग्राउंडेड हो जाए, अर्थ हो जाए, सारा का सारा चार्ज अर्थ में प्रवेश कर जाए, है ना। अगर टायर्स कंडक्टिंग नहीं बनाए जाते तो क्या होता सर, एरोप्लेन की बॉडी के ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो वैसा ही रहता। हो सकता था कि प्लेन को डीबोर्ड करने के दौरान यदि किसी ने एक्सीडेंटली प्लेन से उतरने के दौरान या किसी और वजह से यदि किसी ने एक्सीडेंटली प्लेन की बॉडी को हाथ लगा दिया होता तो क्या होता, शॉक लगता। क्यों? क्योंकि तब वो सारा का सारा चार्ज आपकी बॉडी के जरिए ग्राउंड में जाने की कोशिश करता, है ना। ठीक इसी तरीके से तो ये एक एग्जांपल हुआ किसका, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, और ये एक एग्जांपल हुआ किसका, चार्जिंग बाय रबिंग का भी। ठीक है, दूसरे एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं भाई, पेट्रोल टैंकर जब जमीन के ऊपर चल रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोल को लेके जा रहा होता है, तो कॉन्स्टेंटली कुछ मेटालिक चेन्स जो हैं वो हमेशा ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में होती है। जैसे ये एक डायग्राम बना के जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जैसे ये पेट्रोल टैंकर की बॉडी है, ये पीछे से यहां पे कॉन्स्टेंटली मेटालिक चेन्स जो होते हैं वो ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं, ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं। इससे होता क्या है कि सड़क पे चलने के दौरान, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के दौरान जो भी चार्ज एयर फ्रिक्शन के कारण, जो भी चार्ज एयर फ्रिक्शन के कारण इसके ऊपर एक्यूमुलेट होता है, जो भी चार्ज एयर फ्रिक्शन के कारण पेट्रोल टैंकर के ऊपर एक्यूमुलेट होता है, वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा होता है, ग्राउंड हो रहा होता है। वो कॉन्स्टेंटली सारा का सारा चार्ज जो है वो नीचे जा रहा होता है। आप बोलोगे एक्यूमुलेटेड चार्ज और चार्ज्ड, या जो भी चार्ज है एक्यूमुलेटेड ड्यू टू, एक्यूमुलेटेड का क्या मतलब होता है यार, इकट्ठा होना। चार्ज एक्यूमुलेटेड ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन की वजह से जो भी चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रहा है इज गोइंग टू अर्थ, इज गोइंग टू अर्थ। और इसी प्रोसीजर को क्या बोला जाता है यार, अर्थिंग करना बोल देते हैं आप नॉर्मल भाषा में। तो यहां आप क्या कह सकते हो कि कॉन्स्टेंटली अर्थ हो रहा है, कॉन्स्टेंटली ग्राउंडेड है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता सर, तो ये होता कि जब आप इस पेट्रोल टैंकर से पेट्रोल निकालने की कोशिश कर रहे होते तो एक्यूमुलेटेड चार्ज, इकट्ठा हुए चार्ज के कारण थोड़ा सा भी यदि स्पार्क हो जाता, इट मे रिजल्ट इनटू अ ह्यूज एक्सप्लोजन। पेट्रोल टैंकर है ना भाई, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने की भी संभावना थी। तो देखिए ये भी क्या है, इसके पीछे भी फिजिक्स है भाई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ठीक इसी तरीके से बचपन से लेके आज तक आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अक्सर किताबों में पढ़ते हैं और करते भी। सपोज कीजिए देयर इज अ कोम्ब एंड सपोज कीजिए आई एम हैविंग हेयर, सो इफ आई रब माई हेयर विद दैट कोम्ब, क्या होगा उसके बाद उस कोम्ब पे, या यदि यही काम मैंने रूलर के साथ किया होता तो उस कोम्ब पे या रूलर पे कुछ चार्ज इकट्ठा हो गया होता और उससे आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर पाते। इसके पीछे भी फिजिक्स है भाई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ही तो है ना। तो इस तरीके के बहुत इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ में यूज होने वाले एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी आगे चल के, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद चार्ज, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इन सभी बातों को समझने के बाद हम बात करेंगे आगे कूलम्स लॉ, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी लिमिटेशंस की। ऑलराइट, तो चलिए साथ में बनाएंगे इस सीरीज को यादगार, मेहनत भी करेंगे ढेर सारी, सक्सेसफुल भी होंगे, रिजल्ट भी लाएंगे बहुत अच्छा। एंड ऑलवेज रिमेंबर,
कंसिस्टेंसी इज द की, विच मीन्स कि लगातार चीजों को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, है ना। चीजों को थोड़ा 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 डेली करना है, लेक्चर्स रेगुलरली लेने हैं, डीपीपीज डेली सॉल्व करनी है और उनके डिस्कशंस भी प्रॉपरली देखने हैं, ठीक है। सो अभी के लिए यार इतना ही। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि 14 अप्रैल को हमारा बैच लॉन्च हो रहा है। इसमें भी हम जेई 2022 को मेनली टारगेट कर रहे हैं, जेई मेन और जेई एडवांस, ठीक है। आस्क अ डाउट फीचर यार ये अनअकैडमी का एक काफी अच्छा फीचर लगता है मुझे, जिससे घर बैठे पढ़ाई करते टाइम ही आप अपने डाउट्स की एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। यू कैन हैव योर डाउट क्लैरिफिकेशन, राइट। इसके क्या प्रोसेस है आपका टाइम सेव करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि इसका क्या एग्जैक्टली प्रोसीजर है, प्रोसेस है, मैंने आपके सामने डिटेल शेयर कर दी है। क्या इसके डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिल्कुल आप समझ पाएं कि क्या कैसे अपने डाउट्स की क्लैरिफिकेशन लेनी है, वो सारी डिटेल मैंने इसमें अटैच कर दी है। जेई प्लैनेट का टेलीग्राम लिंक जो है वो हमारी वीडियो के अभी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा आपको। उस लिंक का यूज करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड जरूर करें, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि वहां से आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और जो डीपीपीज एंड उसके डिस्कशन है वो जरूर मिले। अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बहुत ही बेहतरीन इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं इनके। अगर आप उन इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए कोई भी एक प्रोग्राम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और उसमें भी एडिशनल बेनिफिट्स हमारे कोड PHYMAYA फिजिक्स माया से आपको मिल सकता है, या फिर यूसैट अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट के जरिए आपको काफी ह्यूज स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, और ये टेस्ट बिल्कुल ही फ्री है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए जितने भी क्विज, जितने भी टेस्ट लेकर आए हैं, वो सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेशंस, जिन्हें आप स्पेशल क्लासेस कहते हो, सारे क्विजेस, सारे टेस्ट वो बिल्कुल ही फ्री है। बस अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद वहां कोड यूज करना है। जब पूछेगा IIT JEE कैटेगरी ज्वाइन करनी है और कोड पूछेगा तो उसमें डालना है PHYMAYA, ठीक है, फिजिक्स माया। सो क्यों टेस्ट देना चाहिए यार हमको? उस टेस्ट को देने के बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं कि सबसे पहले हमें लगता है हम बहुत सारी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है या नहीं है, ये हमें पता चल जाता है। इसी के साथ साथ प्रिपरेशन अच्छी होने से सिलेक्शन अश्योर हो जाएगा या रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी, ये बात साबित नहीं होती। क्यों? क्योंकि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन लाखों बच्चे ऐसे हो जिनकी प्रिपरेशन हमसे भी ज्यादा अच्छी है, तो ऑब्वियसली हम कंपीट बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलती है, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको अपनी प्रिपरेशन टेस्ट देखने को मिलती है, ऑल इंडिया रैंक मिलती है, और साथ में आपको स्कॉलरशिप भी बहुत ह्यूज मिलते हैं। तो वो सारे बेनिफिट्स हैं आपके पास, और क्या उनकी डिटेल है वो भी आपकी नजरों के सामने है, ठीक है। अप्रैल के मंथ में जो भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स हमारी सामने है, देखिए जरा। जिसमें से ये एम 2022 मैंने आपको बताया, वी आर लॉन्चिंग दिस बैच ऑन 14th of April। तो आप इनमें से कोई भी बैच, खास करके एम 2022 जो है वो बिल्कुल आइए, ज्वाइन कीजिए। उसमें बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत एग्रेसिवली हम हमारी जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो भी टेस्ट मैंने आपको बताया, जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ही फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और आपको जरूर ये टेस्ट देने चाहिए। तो अप्रैल के महीने में कौन कौन से टेस्ट हैं उनकी डिटेल भी मैं साथ में अटैच कर दे रहा हूं, ठीक है। यू कैन फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, लिंक इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आई एम श्योर डेफिनेटली हम यादगार सीरीज को अपने साथ लेकर चलना चाहेंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी यादगार सीरीज में हमारा साथ दे सकें, है ना, और बहुत कुछ सीख सकें और अपना सिलेक्शन जो है वो अश्योर कर सकें। ज्यादा से ज्यादा अच्छे बच्चे होंगे तो यार एक हेल्दी कंपटीशन होगा, आपका टेस्ट देना भी उतना ही हेल्दी होगा, और आपको उतना हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिससे आपकी रैंक धीरे 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 एनहांस होती जाएगी। ऑलराइट, तो याद रखना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे शार्प 6:30 बजे हम हमारी फिजिक्स की मुलाकात को यादगार बनाने आपके सामने आएंगे।